40 वर्षों तक ईरान ने कुछ ऐसा बनाया जो इस क्षेत्र के किसी भी देश के पास नहीं था। ये न विमान थे, न विमान वाहक पोत। मैं मिसाइलों की बात कर रहा हूँ। हजारों मिसाइलें जो सैकड़ों मीटर गहराई में दफन हैं और पूरे ईरान के क्षेत्र में दर्जनों गुप्त ठिकानों में फैली हुई हैं। ये पूरे शासन का एक दाव थी। ये गारंटी थी कि कोई भी दुश्मन हमला नहीं करेगा बिना अस्वीकार्य कीमत चुकाए। 28 फरवरी 2026 को इस शस्त्रागार को पहली बार कसौटी पर कसा गया था और सिर्फ 31 दिनों में उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे? संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने 1 महीने में वो सब कैसे नष्ट कर दिया जिसे बनाने में 4 दशक लग गए? इसका जवाब दरअसल वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सिर्फ सैन्य ताकत या तकनीक नहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा बुनियादी थी। और अगर आप करीब से देखें तो मैं कहूंगा कि ये डरावना है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम एक घाव से जन्मा था। 80 के दशक में इराक युद्ध के दौरान देश ने भारी बमबारी सही और महसूस किया कि वह हवा में मुकाबला नहीं कर सकता। दशकों तक प्रतिबंधों ने आधुनिक युद्धक विमानों तक पहुंच को रोक दिया था। तब शासन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले 4 दशकों को आकार दिया। अगर हम बेहतरीन वायुसेना नहीं बना सकते तो सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स बनाएंगे। और उन्होंने ठीक यही किया। कार्यक्रम के चरम पर ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। 2025 जून की जंग में सैकड़ों मिसाइलें खोने के बाद शासन ने जल्द ही अपने शस्त्रागार का पुनर्निर्माण कर लिया और 2026 की शुरुआत में उसके पास लगभग 2500 मिसाइलें थीं। इसके अलावा देश भर में 300 से 400 लॉन्चर वाहन फैले हुए थे और ऐसी फैक्ट्रियां थीं जो हर महीने सैकड़ों नई मिसाइलें बना रही थीं। यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार था। सिर्फ संख्या नहीं, गुणवत्ता भी डराने वाली थी। इन मिसाइलों में से एक खैबर शेकन, जिसका नाम का अर्थ है किला तोड़ने वाला, 1450 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकता था। इतनी सटीकता के साथ कि खुद ईरानी शासन का कहना था कि यह बिल्कुल सही जगह से कुछ मीटर के भीतर पहुंच सकता है। और यह सब छलावरण में करता था। इसे एक आम दिखने वाले वाहन पर ले जाया जाता था, जिसे सैटेलाइट तस्वीरों में नागरिक ट्रक से अलग करना लगभग नामुमकिन था। वही खुरा शहर 4 में 1.8 टन तक का वारहेड था और इसके सब म्यूनिशन वाले संस्करण में ये 8 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र को कवर कर सकता था, जो कि पूरे एक मोहल्ले को नष्ट करने के लिए काफी था। ईरानी अधिकारियों के अनुसार फतह, जिसे ईरानी शासन हाइपरसोनिक कहता था, आवाज की गति से 15 गुना तेज उड़ता था और उड़ान के अंत में पैंतरे बदलता था, जिससे उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता था। पश्चिमी दुनिया इस शस्त्रागार को गंभीरता से लेती थी और इसके लिए उसके पास अच्छे कारण भी थे। लेकिन एक समस्या थी, एक ऐसी समस्या जिसे ईरान को समझने में दशकों लग गए, जिसे उसके दुश्मनों ने पहले ही समझ लिया था। इस सब की रक्षा के लिए ईरान ने वो बनाया जिसे मिसाइल शहरों के नाम से जाना जाता है। सोचिए, देश के अंदरूनी इलाकों में पहाड़ों के भीतर खुदे विशाल भूमिगत सैन्य ठिकानों के बारे में। 10 मीटर ऊंची सुरंगें जिनमें 3 मंजिला इमारत भी निकल सकती है। मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अंदरूनी पटरियां, घूमने वाले प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म, और ये सब कुछ सैकड़ों मीटर गहराई में ठोस चट्टानों के नीचे दबा हुआ है। ये एक शानदार इंजीनियरिंग थी। इसमें अरबों डॉलर लगाए गए, दशकों तक काम हुआ, लेकिन इसमें एक समस्या थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह समस्या क्या थी? ईरान के पास शक्तिशाली मिसाइलें, सुरक्षित ठिकाने और अभेद्य सुरंगें थी। फिर भी क्या गलत हो सकता था? जवाब बहुत आसान है, इतना आसान कि डर लगता है। मिसाइलें अंदर सुरक्षित थी, लेकिन दागने के लिए उन्हें बाहर आना पड़ता था। जैसे ही वे सुरंगों से बाहर आती थी, उजागर हो जाती थी।
ईरान को यह नहीं पता था कि जब वह अपने मिसाइल शहरों बना रहा था तब अमेरिका और इजराइल पहले ही उनमें से हर एक का नक्शा बना रहे थे। हर सुरंग का प्रवेश द्वार, हर लॉन्चर, हर स्थान ईरान ने 40 साल तक परफेक्ट हथियार बनाने में लगाए। अनजाने में उसने खुद को ही एकदम सही निशाना बना लिया। इन सब के इस्तेमाल के दिन तक अमेरिका के पास पूरी लिस्ट तैयार थी। 28 फरवरी 2026 को जब ऑपरेशन फ्यूरिया एपिका को मंजूरी मिली तो ये कोई खोजी अभियान नहीं था, ये एक अंजाम देने वाला अभियान था। और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई जो किसी भी आंकड़े से बेहतर तरीके से बताता है कि अमेरिका क्या कर सकता है। 4. बी 2 स्पिरिट बॉम्बर्स अमेरिका के मिसौरी राज्य के एक बेस से उड़े, न कि मध्य पूर्व या यूरोप के किसी अग्रिम बेस से। मिसौरी जो ईरान से करीब 10,000 किलोमीटर दूर है। बी 2 अब तक का सबसे महंगा विमान है, हर एक की कीमत $2 अरब से भी ज्यादा है। यह रडार के लिए अदृश्य है। ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता है जहां अधिकतर फाइटर जेट नहीं पहुंचते, और इसके अंदर 900 किलो की सैटेलाइट गाइडेड प्रिसीजन बम होते हैं जो किलोमीटरों दूर लक्ष्य को मीटरों की गलती के साथ मार सकते हैं। ये चारों विमान घंटों अटलांटिक के ऊपर उड़कर यूरोप, मेडिटेरेनियन पार कर मध्य पूर्व के हवाई क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने अपनी बम ईरान पर गिराए। वे घर लौटने मुड़े, लेकिन मिसौरी में तूफान था। फिर वे टेक्सास में उतरे। एक विमानन उत्साही जो सैन्य उड़ानों को ट्रैक कर रहा था ने चारों B-2 स्पिरिट को एक के बाद एक टेक्सास के डाइस बेस पर उतरते हुए फिल्माया। उसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हुआ। जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? कोई आधिकारिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। सिर्फ दुनिया के 4 सबसे घातक विमानों का एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर उतरना, जैसे वे किसी आम यात्रा से लौट रहे हों। आधी दुनिया पार करके सैकड़ों मीटर गहराई में ठोस चट्टान के नीचे बने बंकरों को नष्ट करने के बाद वे सही सलामत घर लौट आए। यही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका कर सकता है, और ठीक इसी का सामना ईरान ने किया। लेकिन B-2 तो बस शुरुआत थे। अगले कुछ दिनों में ईरान के शस्त्रागार का विनाश योजनाबद्ध और बेरहमी से किया गया। यह एक साथ 3 मोर्चों पर हुआ। पहला कदम था ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करना, यानी वे सभी सिस्टम जिनका इस्तेमाल ईरान दुश्मन के विमानों को गिराने के लिए करता था। आसमान की सुरक्षा न होने पर नीचे सब खुला रहता था। इजरायली ड्रोन जो आत्मघाती मिसाइलों की तरह काम करते हैं, रडार और रक्षा बैटरियों पर झपट पड़े। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिस्टम्स ने संचार ठप कर दिया। हैकरों के हमलों ने ईरान की इंटरनेट क्षमता को 60 घंटे में सामान्य से 4% से भी कम कर दिया। अमेरिका और इजरायल ने एक दिन से भी कम समय में ईरानी आसमान पर नियंत्रण कर लिया। 100 से अधिक वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हुई। कोई अमेरिकी या इजरायली लड़ाकू विमान युद्ध में नहीं गिरा। दूसरा मोर्चा मिसाइल लॉन्चरों की खोज थी, और यहीं पर तकनीक ने सब कुछ बदल दिया। इस शिकार में 2 तरह के ड्रोन मुख्य भूमिका में थे। पहला था इजरायली हर्मेस 900, जिसे कोचाव नाम दिया गया था, जो हिब्रू में सितारा का मतलब होता है, जिसकी पंखों की चौड़ाई 15 मीटर है और उड़ने की क्षमता रखता है। ये बिना उतरे 40 घंटे लगातार उड़ सकता है और ईरानी आसमान में गश्त करता रहा। जो चीज़ इसे खास बनाती थी वो इसका आकार नहीं था, बल्कि वो था जो ये अपने अंदर लेकर उड़ता था। इंफ्रारेड कैमरे, हाई रिजोल्यूशन रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रियल टाइम में प्रोसेस होता था। सिस्टम खुद जानकारी जोड़कर जमीन में छुपे संदिग्ध वाहन पहचानता था। मिसाइल लॉन्चर सुरंग से निकलते ही हर्मीस 900 उसे ट्रैक करता था। दूसरा था MQ-9 रीपर, अमेरिकी ड्रोन, जो दुनिया का सबसे मशहूर अटैक ड्रोन है, जो 8 तक हेलफायर मिसाइलें ले जा सकता है और 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है। सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड मध्य पूर्व में
संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ठीक वही पल दिखाया गया जब एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ने हेलफायर मिसाइल दागी और एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया जो लॉन्च के लिए तैयार हो रहा था। एक परफेक्ट शिकार रिकॉर्ड किया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। काम का बंटवारा सटीक था। हर्मेस 900 टारगेट्स ढूंढकर उन्हें मार्क करता, रीपर उन्हें नष्ट कर देता था। जब कोई रीपर उपलब्ध नहीं होता था तो खुद हर्मेस पास के इजरायली फाइटर जेट्स को बुला लेता था। लक्ष्य से फायरिंग तक कुछ मिनट या सेकंड लगते थे। सुरंगों के द्वारों पर बमबारी होने पर ईरान ट्रैक्टर भेजता था उन्हें फिर से खोलने के लिए। सेंटकॉम ने ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें ट्रैक्टर दिखाई देते ही नष्ट कर दिए जाते थे। यह एक अंतहीन चक्र था। सबसे गहरी सुविधाओं के लिए अमेरिकियों ने 13 टन बम का इस्तेमाल किया। तकनीक उतनी ही सरल थी जितनी कि क्रूर। इन्हें एक ही प्रवेश बिंदु पर कई बार गिराना, एक के बाद एक, हर टक्कर के साथ गड्ढे को और गहरा करना। 32 ईरानी ठिकानों के विश्लेषण से पता चला कि सभी पर हमला हुआ। पहचाने गए सुरंगों के प्रवेश द्वारों में से 77% पर बमबारी की गई थी। तीसरा मोर्चा था फैक्ट्रियों को नष्ट करना। सिर्फ मौजूदा मिसाइलों को नहीं बल्कि नई मिसाइलें बनाने की क्षमता को भी खत्म करना। 2/3 मिसाइल और ड्रोन उत्पादन सुविधाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट की गई और समुद्र में पहले कुछ हफ्तों में दर्जनों ईरानी सैन्य जहाज़ों को खत्म कर दिया गया और पूरे संघर्ष के दौरान ये संख्या 150 से भी ज्यादा जहाज़ों तक पहुंच गई। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जहाज पर टॉर्पीडो दागा और उसे डुबो दिया। ये 1945 के बाद पहली बार था जब एक अमेरिकी पनडुब्बी ने युद्ध में दुश्मन के जहाज को डुबोया। और अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसका नतीजा आप आंकड़ों में देख सकते हैं। पहले दिन ईरान ने 480 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। चौथे दिन ये संख्या घटकर 42 रह गई थी। 10वें दिन 40 से कम बचे थे। 22वें दिन इतने कम बचे थे कि उन्हें उंगलियों पर गिन सकते थे। 10 दिनों में लॉन्च करने की क्षमता 92% गिर गई। 70% लॉन्च वाहन नष्ट हो गए थे। मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े 700 से अधिक लक्ष्यों को खत्म कर दिया गया था। एक इजरायली अधिकारी ने घटना को एक वाक्य में ठीक से संक्षिप्त किया। इस समय ईरानी शासन मिसाइलें बनाने में असमर्थ है। अब बिना उत्पादन क्षमता और लॉन्चर के वह शासन जो दशकों तक मध्य पूर्व को क्षेत्र के सबसे बड़े मिसाइल भंडार के बल पर धमकाता था, महज 1 महीने में जवाब देने की ताकत खो चुका है। 40 साल की बाजी नाकाम हो गई थी। क्या बचा? खैर, होर्मुज जलडमरू मध्य, यह अगली वीडियो का विषय है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसके पास मिसाइलों की कमी थी। वह इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसके पास पैसे या तकनीक की कमी थी। वह इसलिए हारा क्योंकि उसके राज दशकों तक चुराए गए थे और शासन को पता भी नहीं था। हर सुरंग का नक्शा बनाया गया, हर दिनचर्या पर नजर रखी गई, हर जगह दर्ज की गई। युद्ध शुरू होने पर अमेरिका और इजराइल ईरान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे पहले से बनी योजना को लागू कर रहे थे। जिस युग में हम रहते हैं उसमें जीत का फैसला हथियारों के भंडार के आकार से नहीं होता, बल्कि इससे होता है कि दुश्मन को कौन बेहतर जानता है। ईरान ने कंक्रीट और गहराई पर दांव लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूचना और खुफिया जानकारी पर दांव लगाया और 31 दिनों में ये साफ हो गया कि इन दोनों में से कौन सी बाजी जीती। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को समझौता स्वीकार करने के लिए जो समय सीमा दी है वह 6 अप्रैल को समाप्त हो रही है। क्या आपको लगता है कि ईरान इसे स्वीकार करेगा या बातचीत टूट जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की है कि क्या हो रहा है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भू राजनीति में रुचि रखता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। अगली बार तक